नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां सपा की सरकार बनाने का संकल्प लिया गया और कहां विश्वकर्मा समाज मृतक के घर पहुंचकर परिवार के लोगों से कर रहा है मुलाकात। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। समाजवादी पार्टी ने आज यहां साथी समागम कार्यक्रम के माध्यम से विधानसभा चुनाव की तैयारियों को तेज करके आने वाले विधानसभा चुनाव में सपा की सरकार बनाने का संकल्प लिया है। इस दौरान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री लालजी वर्मा समेत मुख्य वक्ता के रूप में उदय प्रताप सिंह ने शिरकत की। कार्यक्रम के आयोजक पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने इस विधानसभा चुनाव को लेकर आर पार की लड़ाई बताते हुए सभी को एकजुट होने का आह्वान भी किया है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रहे पूर्व मंत्री लालजी वर्मा ने कहा कि समाजवादी पार्टी ही वह दल है जिसने सर्व समाज को साथ लेकर उत्तर प्रदेश को बुलंदियों तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की नीतियों और रीतियों से आम जनमानस बेहद प्रभावित है और इस बार मन बना चुका है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव को एक बार फिर सत्ता की चाबी सौंपेगा। जिनकी माफियाओं की गोली है, ये इस तरह की बातें करते हैं कि हम कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की अब कोई जरूरत नहीं है। समाजवाद की ये उन्होंने विधानसभा में कहा और उन्हें ये नहीं मालूम कि जिस संविधान की शपथ लेकर वो मुख्यमंत्री बने हैं उसके प्रियम्बल में लिखा है कि हम हिंदुस्तान को एक लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष सरकार बनाएंगे। तो जो मुख्यमंत्री जिसकी शपथ लेता हो उसी का विरोध करता हो, ऐसा बुद्धिमान मुख्यमंत्री हमने तो कभी देखा नहीं। और एक बात याद रखिएगा कि आदमी पद पे पहुंचने से गरिमामय नहीं हो जाता, वो अपने काम से जाना जाता है। अमन पानी जी शहर के बड़े कर्मठ बड़े अखिलेश जी के बड़े प्रिय रहे, इन सबको जिला के लाइए तो हमारी सरकार में और आपके पहुंचेगा। अब उसे कहा गया है कि मैं कविता सुना, मेरी कविता भी आप यही समझ लीजिए। पास हुए हैं उन सभी प्रस्तावों पर सरकार को का दिशा निर्देश जारी हो जल्दी से जल्दी और सरकार हम लोगों की मांगें पूरी करे। अन्यथा की स्थिति में हम लोग आगे बैठक करेंगे, क्या होगा, कैसे रणनीति बनाएंगे, आगे विचार करेंगे। वैसे डिप्टी सीएम की तरफ से आश्वासन मिला है कि हम जल्दी से जल्दी ऑफिस में पहुंच करके या लखनऊ पहुंच करके वार्ता करेंगे। आदर्श संस्कृत विद्यालय शिक्षक समिति उत्तर प्रदेश की एक आवश्यक बैठक सार्वभौम संस्कृत माध्यमिक विद्यालय अयोध्या में आहूत की गई थी। बैठक का मुख्य विषय ये था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 5 वर्ष हो गया और भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक संकल्प पत्र घोषणा पत्र में संस्कृत विद्यालयों की वेतन विसंगति समेत 4 अन्य बिंदुओं के साथ संस्कृत भाषा के संवर्धन व विकास के लिए कृत संकल्पित रही है। लेकिन 5 वर्ष बीतने को हैं, लेकिन हमारे संस्कृत विद्यालयों की वेतन विसंगति समेत अन्य बिंदुओं पर अभी तक कोई कार्य नहीं हो पाया है। इसलिए हम सभी लोगों ने आज एक आवश्यक बैठक करके और अयोध्या राम जन्मभूमि के अध्यक्ष और राष्ट्रीय संत श्री 1008 श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज के दर्शन प्राप्त करके उनके उत्तराधिकारी श्री कमल नयन दास जी महाराज जी से मिल करके हम संस्कृत शिक्षकों ने ये आशीर्वाद प्राप्त किया है कि और उनसे फ़ोन भी कराया है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को कि आपके लोक संकल्प पत्र घोषणा पत्र में जो वेतन विसंगति समेत संस्कृत विद्यालयों को अनुदान सूची पर लेना, बहुजन समाज पार्टी ने 28 विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिया था, समाजवादी पार्टी ने 106 संस्कृत विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिया था। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त सभी संस्कृत विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिया जाए, लिपिक अनुचर समेत स्टाफ वृद्धि करके हमको पुरानी पेंशन बहाल किया जाए से संबंधित अन्य 7 मांगे हमारी थीं। जो पत्र हमने वेतन विसंगति हमारा नंबर 1 पर है, जो घोषणा पत्र में भी है। हमने माननीय महाराज जी को श्री कमल नयन दास जी से फ़ोन कराया है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी को और हमें उम्मीद है कि हमारी मांगें शीघ्र मान ली जाएंगी, क्योंकि अपने घोषणा पत्र के अनुरूप अन्य सरकारों ने जिस तरीके से संस्कृत भाषा के साथ काम किया है, विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिया है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो संस्कृत निष्ठ सरकार है उससे हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी वेतन विसंगति समेत बचे हुए संस्कृत विद्यालयों को अनुदान सूची पर लेना, स्टाफ वृद्धि, सेवा आगणन, लिपिक अनुचर
आदि मांगे मान लेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने शुरुआती दौर में उत्तर प्रदेश के विश्वेश्वरैया प्रेक्षागृह में स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हमारे संस्कृत के मेधावी छात्रों को पुरस्कृत करने का ऐतिहासिक कार्य किया है और आगे भी उन्होंने संस्कृत भाषा के संवर्धन व विकास के प्रति अपने को कृत संकल्पित बताया है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो हमारे माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी हैं, माननीय महाराज जी के श्री कमल नयन दास जी जो हमारे लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। और आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिस तरह से ये सरकार आम जनता के साथ अन्याय अत्याचार कर रही है, किसानों का धान आज खरीदा नहीं जा रहा है, नौजवानों में बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ी है और साथ ही साथ महंगाई आसमान को छू रही है। ऐसी स्थिति में आम जनता स्वयं चुनाव के लिए तैयार है, बदलाव के लिए तैयार है। हम लोगों को कोई बहुत अधिक तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा मानना है कि योगी जी का जो कुशासन है उसका जवाब जनता स्वयं देगी और उनको चुनाव में हराकर उसका जवाब देगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय कुशासन जो है जिसका आज एक एक बच्चा योगी जी से नाराज़ है और उनके कुशासन से जिस तरह से कोरोना काल में ऑक्सीजन के कारण हजारों लोग मरे हैं और जिस तरह से किसानों के साथ अन्याय हुआ है, बेरोजगार नौजवानों के साथ अन्याय हुआ है, उससे उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा, बल्कि उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। जहां से भी वो चुनाव लड़ेंगे उसके अगल बगल सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पराजित होगी। अयोध्या से सीनू संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। भिंड पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 10 अवैध हथियारों के साथ तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार किए गए तस्कर से एक 2 नाली बंदूक और 9 देसी कट्टा तथा 14 जिंदा राउंड भी बरामद किए हैं। ये हथियार उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से लाकर भिंड में खपाए जा रहे थे। डकैत गिरोह का तस्वीर है, क्या है पूरा मामला? देखिए, कुछ दिन पूर्व जैसा आप सभी की जानकारी में होगा कि गोरमी थाना पुलिस ने कार्रवाई की थी जिसमें अवैध हथियार पकड़े गए थे। तो उसमें जो आरोपियों से अवैध हथियार पकड़े गए थे उनसे जब पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई तो उनके द्वारा उनके नेटवर्क के अन्य उनके लोगों का नाम बताया, अंतर्राज्यीय एक गिरोह के व्यक्तियों का नाम आया जो इस तरह के मामले में संलिप्त थे। इसके पीछे जब पुलिस पता लगा रही थी तो उनको इसी तारतम्य में एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें उसी का एक सदस्य जो है वो यूपी से लाकर हथियार लोकल में सप्लाई करने का उसका पुलिस को जानकारी मिली। उसको पुलिस ने इंटरसेप्ट करके जब पकड़ा और उसकी तलाशी ली तो उसके पास से एक 12 बोर की एक पुरानी 2 नाली बंदूक जो मिली और उसके करीब 4 राउंड उसके मिले। उसके बाद जो उसके पास बैग था उसकी तलाशी ली गई तो उसमें करीब 9 315 बोर के कट्टे भी उसके पास मिले जिसके 10 जिंदा राउंड उससे हमें प्राप्त हुए। उससे जब पूछताछ की गई तो उसने ये हथियार जो है यूपी के मैनपुरी से लाना उसने बताया। ये जो अपराधी है ये पूर्व में भी इस पे कई मामले पंजीबद्ध हुए हैं और जिसमें इसके ऊपर हत्या के भी ये अपराध हैं जिसमें ये सजा काट के करीब 2016 में आया था। पूर्व में 2018 में भी हथियार तस्करी में थाना हमायन ने इस पर कार्रवाई की थी और अभी वर्तमान में इस पर हम लोगों ने जो इसके हथियार प्राप्त हुए हैं उस पर आर्म्स एक्ट का भी मामला इस पर पंजीबद्ध किया है। यह व्यक्ति जो है ये पहले राजनारायण डकैत का गैंग का सक्रिय सदस्य भी रहा है और जो इसकी हथियार है वो भी उसके गैंग की सदस्यता के समय से इसके पास है। पूर्व में जब ये जेल में गया था तब इसको छुपा के गया था लेकिन वर्तमान में हमने इसको भी इससे जब्त कर लिया। कितने साल जेल में रहा ये करीब 97 से 2016 तक करीब 19-20 साल के आसपास जेल में रहा है। दूसरा ये क्या हथियार चुनाव में पंचायत चुनाव के लिए लाए गए थे क्या? ये पूर्व में इसका बताना जब पूर्व में हथियार पकड़े गए थे वो निश्चित तौर पर पंचायत चुनाव में ये सप्लाई करने के उद्देश्य से लाया था। वर्तमान में भी इसने जो ऑर्डर दिया था वो था उसी के उद्देश्य से लेकिन चुनाव जो है वो स्थगित हो गए और ये हथियार जो है ये लाके उसको सप्लाई कर रहा था। इन हथियारों की कीमत क्या रही? ये हथियारों की अभी अनुमानित कीमत हम लोग लगा रहे हैं पता इसका और बाकी इसने कहाँ सप्लाई किए हैं और पूर्व में किसको सप्लाई किए हैं और वर्तमान में किसको देने जा रहा था उसकी भी पुलिस जांच कर रही है। भिंड से सीनू संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट।
रितेश विश्वकर्मा हत्याकांड को गंभीरता से देखते हुए आज झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज के जिलाध्यक्ष ने पांडु पहुंचकर मृतक के परिवार से मिले तथा पांडु पुलिस से मिलकर दोषियों के ऊपर कार्यवाही करने एवं निर्दोष फंसे नहीं की बात कही। साथ में पांडु में अपने समाज के अध्यक्ष राधेश्याम विश्वकर्मा के दुकान पर प्रेस वार्ता कर बोला कि प्रशासन अपनी सख्ती से काम कर दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, नहीं तो विश्वकर्मा समाज पूरे जिले सहित झारखंड प्रदेश में आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर आंदोलन करेगी। मृतक को क्या मतलब सोचा है और क्या कर रहे हैं आप लोग अभी फिलहाल? समाज मृतक रितेश विश्वकर्मा की हत्या को लेकर के काफ़ी मर्माहत है और इसको लेकर के झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज पूरी सक्रियता के साथ इस घटना के उद्भेदन में प्रशासन का सहयोग कर रही है और किसी भी प्रकार का दबाव या किसी अन्य प्रकार का अपेक्षा को समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं बसंत विश्वकर्मा झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज का जिला संगठन मंत्री होने के नाते यह मृतक के परिवार को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पूरा विश्वकर्मा समाज आपके साथ है और इस घटना का जो भी दोषी है, हत्यारा है, उसको उचित न्याय बिना दिलाए हम लोग दम नहीं लेंगे। प्रशासन अगर सक्रियता के साथ काम करती है तो उसका हम लोग सहयोग करेंगे और जहां दिखा कि अगर असहयोग कर रही है तो हम लोग इसके लिए फिर आगे जो भी कार्रवाई करना होगा हम लोग इससे बाज नहीं आएंगे। और प्रशासन खोजबीन में लगी है, मृतक के लिए क्या कहना है और क्या मांग है? देखिए, हम लोग आज जिस जगह आए हुए हैं ये तो खुशी का माहौल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सबसे पहले आप लोगों को 9 वर्ष की हार्दिक बधाई कर देता हूँ पत्रकार बंधुओं को। और आप लोग को जैसा मालूम है कि यहाँ एक हत्या हुई है रितेश कुमार विश्वकर्मा, उसमें उसके घर अभी हम लोग गए थे, उनके परिवार लोग से मिले, उनके पिताजी से जो हम लोग बात किए तो उनकी बातों से एहसास हुआ हम लोगों कि वो सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि हत्या तो हुई है, ये आप लोग भी जान रहे हैं। हत्या हुई है तो किसी न किसी कोई न कोई व्यक्ति हत्या किया। तो हम लोग, मैं झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज का जिला अध्यक्ष मनोज विश्वकर्मा, प्रशासन पे पूरा मुझे विश्वास है कि वो निष्पक्ष जांच पड़ताल कर रही है और करेगी। तो जो उसके साथ लोग थे, जैसे वहां हम लोग गए तो पता चला कि नहीं 4-5 लोग वहां खाना पीना खाए हैं साथ में। झारखंड से सीनू संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में आज नगर गुरसहायगंज में बेरोजगारी पदयात्रा निकाली गई। यात्रा तिरवा रोड कमला सरन ग्राउंड से चलकर तिराहा पार्क में विराम हुई। इसी बीच यात्रा को पुलिस ने रोकना चाहा, जिससे सपा नेताओं और पुलिस प्रशासन के बीच हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली। हमारे भी सपा नेता नवाज सिंह यादव जी हैं, इनसे पूछना चाहेंगे बेरोजगारी पदयात्रा इसका क्या मायने रखता है सर? नौजवान परेशान है, समाजवादी हमारा कार्यक्रम नहीं है, ये बेरोजगारों का कार्यक्रम है। उन लोगों ने माननीय ताहिर जी से अनुरोध किया, हमसे अनुरोध किया, मुन्ना दरोगा जी से अनुरोध किया, आइए हम परेशान हो चुके हैं, सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकते हैं, हमारा आप सहयोग करिए। कार्यक्रम स्टूडेंटों का है, हम ताहिर भाई और तमाम हमारे समाजवादी पार्टी के नेता उनकी लड़ाई लड़ने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए उनके साथ आए हुए। आज आप गुरसाहिगंज नगर में आए हैं सर, ये यात्रा कहां से और कहां तक निकाली जाएगी? ये यात्रा हमारी कमला सदन से चलकर और तिराहे तक पहुंचेगी, जो पार्क है वहाँ। नेताओं द्वारा सर बेरोजगारी पदयात्रा का आरंभ आपने किया है, क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य ये है कि सरकार की आंखें नहीं खुल रही हैं जी, ये सरकार इसकी आंखें नहीं खुल रही हैं, इसलिए पदयात्रा का आयोजन किया गया है। स्टूडेंट जो पढ़ लिख करके डिग्री हासिल कर रहा है उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही है जी, उसके लिए हम लोग सड़कों पे उतरे हैं कि आज जो भी स्टूडेंट है, व्यापारी है, किसान है, सब परेशान हैं, इसके लिए आज पदयात्रा का आयोजन किया गया है। तो ये यात्रा आज भर के आगे भी चलेगी? नहीं, आगे फिर करते रहेंगे जी। सरकार की आंखें तो खुलेगी नहीं, जनता रोडों पे आ गई है। कन्नौज से सीनू संवाददाता अंशु पंडित की रिपोर्ट। किशनपुर पीएचसी में 28 महिलाओं का सफल बांधीकरण ऑपरेशन किया गया। पीएचसी किशनपुर में साफ सफाई का नहीं रखा जाता है ध्यान।
दरअसल आप जिस तस्वीर को देख रहे हैं, ये तस्वीर सुपौल जिला अंतर्गत किशनपुर प्रखंड में स्थित प्राथमिक साथियों किशनपुर की है। आज सोमवार को 28 महिलाओं का सफल परिवार नियोजन ऑपरेशन किया गया, जहां पीएचसी किशनपुर के हॉस्पिटल परिसर में सुअर के झुंड अपने पूरे परिवार के साथ पीएचसी किशनपुर हॉस्पिटल परिसर में घूमते नजर आए। दूर दराज से आई महिलाओं ने कहा कि हॉस्पिटल परिसर में सुअर बकरी करते हैं मरीजों के साथ भी विचरण, और साफ सफाई के बारे में वरीय पदाधिकारी को जांच करनी चाहिए। ललका 350 का टका साढ़े 300 टका पर आदमी ललके। अच्छा की नाम भेल तो सब का ललके 350। अच्छा कौन डॉक्टर लग? अच्छा तो 350 के सब पेशेंट से ललके। ओकर जांच वाला रिपोर्ट छ? रिपोर्ट नहीं दिलक, ऑपरेशन भए गेल। एहन जांच तू सब किया करेला है से बतबो। के कहलक? के सब कहलक करबै के कहलक? कौन जगह छियै? आशा करबेल का है जांच? सब आशा करबेल का है जांच? की नाम छ तो? सुशीला कुमारी। घर के तो के छिया? सुपौल से सीनू संवाददाता किरण कुमारी के साथ प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। बाराबंकी में विदेश से लौटे व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। जांच के बाद उसकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव निकली है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दोनों को होम आइसोलेट कराया है। पति की आरटी-पीसीआर, वहीं पत्नी की एंटीजन में रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग टीम ने गांव पहुंचकर संपर्क में आए दर्जनों लोगों की जाँच कराई। वहीं इस सूचना के बाद गाँव में हड़कंप मच गया है। बाराबंकी से सीनू संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। बुलंदशहर में सियाना पुलिस ने चोरी की 2 बाइकों के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली से चोरी की गई 2 बाइक, 2 मोबाइल फोन, नकदी व 2 तमंचे पुलिस ने बदमाशों के बरामद किए हैं। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे थे लूट के आरोपी। सियाना कोतवाली पुलिस ने कुछ अभियुक्त पकड़े हैं, क्या मामला है? ऐसा 2/3 की रात्रि में एसएसआई सियाना और दरोगा सोमवीर सिंह चेकिंग पे थे, तभी उनको 3 व्यक्ति 2 संदिग्ध मोटरसाइकिल पे मिले। चेकिंग के दौरान उनके पास से 2 चोरी के मोबाइल, 2 पर्स जिसमें एक में 1700, एक में 1340 रुपये, 2 तमंचे, 2 कारतूस बरामद हुए हैं। तो इन पर और भी कहीं मुकदमे दर्ज हैं? हाँ, पूछताछ पर जब जानकारी की गई तो थाना सिंबावली में इन पर बाइक लूट और गैंगस्टर का मुकदमा भी दर्ज था। इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। मैम जो बाइक मिली है वो चोरी की हैं या कैसी हैं? दोनों ही बाइक चोरी की है, जो दिल्ली से चोरी होना पाया गया है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। हापुड़ जनपद के वन विभाग के डीएफओ कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष दिनेश खेड़ा की अगुवाई में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने वन विभाग के कार्यालय पर पहुंचकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष दिनेश खेड़ा ने वन विभाग के डीएफओ पर गंभीर आरोप लगाते बताया कि कुछ समय पहले गढ़खादर में 100 पेड़ सागौन, 33 पेड़ आम की परमिशन डीएफओ हापुड़ ने 5 लाख लेकर दी थी और अन्य गंभीर आरोप लगाते हुए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहने की बात कही है। किसान को अपना मकान बनाने के लिए, रास्ता बनाने के लिए, अपनी किसी जरूरत के लिए पेड़ तो काटना पड़ेगा। यदि वो पेड़ काट ले तो 2 पेड़ पे भी 1 लाख का जुर्माना मांगता और उसमें फिर यूँ कह दे सेटिंग चलती है कि मैं 50 छोड़े दूँ, तुम्हारे 50 जमा कर दो, 25 की रसीद दे दूंगा, 25 मेरे होंगे। यदि कोई सवाल करे जी ऐसा क्यों कर रहे हो, तो यूँ कहे 3 करोड़ रुपए महीना देने पड़ रहे हैं लखनऊ। किसको? अब यूँ तो यही बताओगा किसे देने पड़ रहे हैं। लखनऊ का नाम ले सरकार को, क्या नाम है? क्या 3 करोड़ रुपए महीना मैं कहा घर से दूंगा। 3 करोड़ रुपए मुझे देने पड़ रहे हैं महीने में, ऊपर से दबाव है। नाम क्या है इसका डीएफओ का? इसका नाम पान तो हम ना जानते, नाम तो आप पता कर लियो। राजेश निगम बता रहे हैं ये, समझे जी? जानकारी अच्छा ना, हमें नाम जान, हमें जो पब्लिक कह रही है अब वो सामने आ जा और इसका जो सबूत दे दे, स्पष्टीकरण दे। और बताऊं मैं आपको,
मतलब मेरठ में गाड़ी, मेरठ क्षेत्र में क्या है जियो, मेरठ क्षेत्र में जाके गाड़ी पकड़ रहा है, यहाँ लाके बंद कर रहा है, हर से गाड़ी चोरी हो रही है। किसकी जिम्मेदारी है? इसे क्या अधिकार मेरठ क्षेत्र में गाड़ी पकड़ने का? आ रहा मशीनों पर गलत पैसे ले लेकर आ रहा, मशीनों को चला रहा, मंजूरी कितनी, चलवा रहा कितनी, जांच कर लो। मतलब पूरी गुंडागर्दी किसी अधिकारी से की, जिलाधिकारी से की, जो इनसे ऊपर है। इसकी अभी काहे को करिए, हम तो आगे उसके दरवाजे आए भाई, कहाँ है आमना सामना करने आए हैं। कब तक चलेगा? और बता दें, इसने सुनो, धरना अनिश्चितकालीन चलेगा। इसने कही है कि मैं हरी टोपी को काली कर दूंगा हमारे आदमियों से। किसान यूनियन की टोपी को देख कर बहुत विदकता गई है, कभी ले टोपी लगा के आ जा। हम इसकी विदक काटने आए हैं, इसकी विदक निकाल के जाऊंगे। और इसने जो कही है ना कि मैं काली टोपी कर दूंगा, ये तो काली टोपी करेगा ना करेगा, हम इसका मुकाला जरूर करेंगे। तो कब तक संभावना है मुकाला करने की? बस जब भी आ जाओगा, ढूंढेंगे भी, ढूंढवाएंगे, कहीं पल्ले पड़ गया तो। आज आए नहीं है ना, आज तो ना आया। आज मिलता तो यहाँ बीच में ना बैठा, मिलता मुकाला करे हुए। लगभग कितनी मशीनें, 12 मशीनें चला रखी हैं यहाँ पे, जो अवैध चला रखी है इनने? देखो जी, सारी कैलकुलेशन आप निकाल लो, लेकिन पता कर लो, हमें पता है इनने अवैध चलवा रखी हैं। यू काम हमारा ना है, हम पे इतना टाइम कहाँ है तो उनकी गिनती और वो करें। हमें तो एक एग्जाम्पल मिल जाओ, बतेरा चला रखी है, गारंटी है। किसानों के 2 पेड़ काटने पे जुर्माना लगा देते हैं, लेकिन कुछ जो अवैध पेड़ कटवाते हैं, बाग के बाग गायब कर देते हैं, उनके खिलाफ क्या करते हैं? वे यही करें, कुछ भी ना, यही पैसे लेकर अवैध कटाई करवा रहे हैं। हापुड़ से सीनू संवाददाता नरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। सिवनी कोतवाली पुलिस ने कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत स्मैक की खेप सप्लाई करने वाले एक आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने स्मैक बेचने वाले आरोपी के साथ स्मैक खरीदने वाले अन्य 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस की कार्यवाही के संबंध में बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी विशाल विश्वकर्मा शहर में युवाओं को स्मैक बेचने का काम कर रहा था। मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी कि मादक पदार्थ स्मैक की खेप लेकर के एक विशाल नाम का जो व्यक्ति है, ये अपने वाहन से यहाँ सिवनी आने वाला है एवं इसके जो कुछ लोगों को स्मैक सप्लाई करने वाला है। आरोपी विशाल को वाहन क्रमांक RJ 24C 2929 में चेक किया गया और विधिवत से पूछताछ करके लगभग 11 ग्राम स्मैक उसके पास से जब्त की गई है और जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपये 1,95,000 की समथिंग है। इसमें आरोपी के मोबाइल भी जब्त हुए हैं। साथ ही जो आरोपी के बताए अनुसार जो लोग इसके पास इसमें खरीदने पहुंचे थे नशा करने के लिए, उन आरोपी में शुभम पटले जो कि कान्हेवाड़ा का रहने वाला है, राज सूर्यवंशी सुभाष चौक सिवनी का रहने वाला है, ओजस रांग डाले एवं राहुल बघेल जो स्मैक का नशा करते हैं, इससे खरीदते हैं, इनको भी हिरासत में लिया गया है। पूछताछ की गई जिन्होंने इससे खरीदना स्वीकार किया है और इन आरोपियों के विरुद्ध धारा 8/21 NDPS 27-29 NDPS एक्ट के तहत विधिवत कार्रवाई करके इनको न्यायालय पेश। सिवनी से सीनू संवाददाता विनीत नेमा की रिपोर्ट। यूपी सुल्तानपुर जिले के विधानसभा लंबुआ में आज उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि सपा बसपा व कांग्रेस का चुनाव चिन्ह अलग है, लेकिन दिल एक है, दिमाग एक है। उक्त विचार लंबुआ विधानसभा में भाजपा की जन विश्वास यात्रा के पहुंचने पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि सपा में गुंडा राज था, जिसे भाजपा ने समाप्त कर दिया। प्रदेश में भू माफियाओं का राज समाप्त हो गया। भू माफियाओं से प्रदेश सरकार जमीन छुड़ाकर उसमें गरीबों के लिए आशियाना बनाने का काम कर रही है। सपा कभी नहीं चाहती थी कि मंदिर का निर्माण हो, लेकिन भाजपा शासनकाल में राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। प्रदेश के माफिया जेल में है। चुनाव में आपको बांटने के लिए सपा बसपा कांग्रेस काम कर रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा हारेगी और बसपा भागेगी। और हाथ उठाइए और हाथ उठाकर एक बार ऐसा जयकारा बोलो कि सुल्तानपुर से चलता 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 ये बिरयानी खा के आने वाले हैदराबादी भाईजान के पास तक पहुंच जाए। लगता है कोई भाईजान वाला भी समर्थक खड़ा है क्या, जिसका हाथ नहीं उठ रहा?
अगर हाथ उठे तो सब लोग हम जाकर भारत पार्टी में बोलो। कि सुल्तानपुर के सुल्तान बोल रहे, लम्बुआ के नौजवान बोल रहे, आज स्थिति बदली है पूरे प्रदेश में। आज समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिल रहे। आज वो इधर से उधर से जोड़कर घटाकर चुनाव लड़ने का सपना देख रहे हैं। पिछले बार सपा बसपा मिले, चले गए, हार गए। उससे पहले कांग्रेस सपा मिली, हार गए। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। बाराबंकी में कोतवाल ने वर्दी में छुए अयोध्या सांसद के पैर, वीडियो हुआ वायरल। भाजपा की जन विश्वास यात्रा के दौरान सांसद लल्लू सिंह के छुए पैर, कोतवाल अशोक कुमार सिंह का पैर छूते वीडियो वायरल। हाल ही में अयोध्या से तबादला होकर बाराबंकी आए हैं कोतवाल। एसपी ने असंदा कोतवाल अशोक कुमार सिंह को लाइन हाजिर किया है। बाराबंकी के असंदा थाने पर एसएचओ पद पर तैनात थे अशोक कुमार सिंह। बाराबंकी से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। आज जिलाधिकारी बुलंदशहर कार्यालय पर सभी मीटर रीडर अपना शिकायती पत्र एवं ज्ञापन देते हुए जिला मजिस्ट्रेट को उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट पर आकर भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी एवं अस्थायी मजदूर संघ के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। सभी मीटर रीडर को जिला मास्टर से न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नरेंद्र की रिपोर्ट। मधुबनी बेनीपट्टी अनुमंडल के तीसी परसौनी का मामला है, जहां प्रेमिका ने युवक को जहर खिलाया। मौत से पहले का वीडियो सामने आया है। परिजन ने आरोप लगाए हैं कि शादीशुदा है प्रेमिका, युवक की मौत के बाद फरार है। बेनीपट्टी अनुमंडल के तीसी परसौनी का है मामला। मधुबनी से सीनू संवाददाता रहमत अली की रिपोर्ट। पटना के IGIMS में सीएम नीतीश कुमार ने 15 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में तेजी से कोरोना बढ़ा है। एक तरफ से ये तीसरी लहर है और इसको लेकर बिहार सरकार पूरी तरह से सतर्क है। स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क है। 15 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण का काम तेजी से बिहार में किया जाएगा। हमने इससे पहले भी टीकाकरण बड़े पैमाने पर किया है। बिहार में 10 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीनेशन हो गया है और यही IGIMS में इसकी शुरुआत हो रही है सब तरह से। और एक सर्वेक्षण भी किया जा चुका है कि 15 साल से 18 साल के बीच में कितने बच्चे बच्चियां हैं। उन सब चीज़ों को लेकर के ये बहुत तेज़ी से हम लोगों के यहाँ ये काम किया जाएगा। अब ये तय हो गया है। और आप तो जानते हैं कि हम लोगों का शुरू से ही 60 साल से अधिक उम्र वाले का 45 से 60 के बीच में 18 से उनका भी टीकाकरण बड़े पैमाने पर किया गया है। और आप तो जानते हैं 10 करोड़ से भी ज़्यादा हम लोग यहाँ टीकाकरण किया है और उसके लिए भी पूरी सक्रियता है। एक एक चीज़ और हम लोगों का ये लक्ष्य है कि हम लोग सबको प्रेरित कर रहे हैं, सब लोगों का टीकाकरण हो जाए ताकि उनकी सुरक्षा हो सके, वो सुरक्षित रह सके। अब तीसरा दौर शुरू हुआ है। आप जान रहे हैं कि रोज बढ़ने लगा है दुनिया भर में, अपने देश में भी और अपने राज्य में भी बढ़ना शुरू हुआ है। तो उसकी जो जांच होती है तो अब उसके लिए जांच का भी इंतजाम यहीं पर कर दिया गया है ताकि ओमिक्रॉन वाला तो देख लेंगे हम लोग कि वो जो है जीनोम सीक्वेंस, हाँ, इसकी क्या स्थिति है। तो यहाँ पर भी अब उसका जांच आज से ही शुरू कर दिया गया है ताकि अब यहाँ से बाहर भेजने के बजाय यहीं पर पता चल जाएगा कि वो जो नया शुरू हुआ ओमिक्रॉन वाला कि उससे लोग पीड़ित हैं या पहले की तरह ही लोग हैं। तो इस सब चीज़ को भी देखने का सारा इंतजाम किया जा रहा है। और हमारे माननीय मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी मंगल पांडे जी एक एक चीज़ को देख रहे हैं और उनके नेतृत्व में ये सब काम दिया हुआ है। जिम्मेवारी सब अधिकारीगण भी हमारे सभी जितने और लोग भी हैं। इसके बारे में अभी जो हम लोगों का निर्णय है वो 5 तारीख तक पहले से, तो इसके बारे में कल बैठक होगी शाम में। और हमने कल ही लोगों को कह दिया है कि आप सब जगह की समीक्षा करिए आज और कल इसके बारे में बैठक करके आगे क्या क्या हम लोगों को करना है उसका निर्णय दिया। नई पाबंदियां लगानी कल ही जो भी करना है कल निर्णय होगा। उसके बारे में ऑनलाइन क्लास के बारे में क्या विचार होगा? अब आगे तो हमने कह दिया है कि भाई आप
7 दिन के लिए अगला, क्योंकि रोज बढ़ रहा है ना, तब एक बार अगर 7 दिन के लिए करिएगा, ज़्यादा लंबा समय करे तो अभी नहीं कर सकते हैं, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाएगा, तो बहुत जल्दी और कुछ करना पड़ेगा। इसलिए कुछ ही समय के लिए भी 1 सप्ताह या 5 दिन जो कुछ भी आपको लगे, कल बैठ करके फैसला करना पड़ेगा और फिर जो सब चीज़ पर नज़र रखते हुए और आगे जो कुछ भी करना है किया जाए। तो इसीलिए ऑनलाइन क्लास की बात हो रही है सर, तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से, और हमने तो बार कहा कि भाई प्रतिदिन 2 लाख करेंगे, तो आप जानते हैं 2 लाख। पटना से सीनू संवाददाता गोपाल प्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। पूरा मामला जनपद संभल की चंदौसी का है, जहां पर कुछ निजी चिकित्सकों के द्वारा 1 दिन का पर्चा वैध किया गया, जिससे लोगों में काफी रोष है। जब इस बात पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी संभल अजय कुमार सक्सेना से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पर्चा कम से कम 7 दिन तक का मान्य होना चाहिए, क्योंकि मरीज 1 दिन दवा लेने के बाद फिर से दिखाने तो आएगा ही, इसलिए डॉक्टरों को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। संभल से सीनू संवाददाता जगत पाल सिंह की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी मिर्जापुर के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पधार रहे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की तैयारियों हेतु विधानसभा चुनाव और मड़िहान दोनों के 10 मंडल के कार्यकर्ता पूरे जोश खरोश के साथ लगे हैं। कार्यक्रम की योजना अनुसार आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हेलीकॉप्टर से दोपहर लालता सिंह महिला महाविद्यालय अदलाहट के प्रांगण में उतरेंगे और मुख्य समारोह महाविद्यालय के सामने रोड की दूसरी तरफ आदर्श इंटर कॉलेज के बड़े खेल मैदान में होगा। यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे इसी चुनार के माटी के लाल हैं, उनका यहाँ पिछड़ा वर्ग जिला सम्मेलन में आगमन हो रहा है। उसी की तैयारी के दृष्टि से यहाँ पूरे जनपद के कार्यकर्ता का कल जमावड़ा होगा और पिछड़े वर्ग का जमावड़ा होगा, इसीलिए सभी लोग यहाँ लगे हुए हैं। अब विशेष रूप से चुनार विधानसभा और मड़िहान विधानसभा के कार्यकर्ता बड़े जोश खरोश के साथ प्रदेश अध्यक्ष जी का कल स्वागत करने के लिए मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनेश कुमार की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लमुआ में अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रही आशा बहुओं के समर्थन में सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष सीमा सिंह पहुंची और आशा बहुओं का हौसला अफजाई की। आशा बहु कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष सीमा सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आशा बहुओं का मानदेय बढ़ाया और स्मार्टफोन दिया। ये प्रदेश सरकार का सराहनीय कार्य था, लेकिन सरकार ने वादा किया था कि आशा बहुओं को नौकरी में अस्थायी करेंगे और राज्य सरकार का दर्जा देंगे, जो प्रदेश सरकार ने नहीं किया। इसलिए हम आशा बहु और आशा संगिनी आंदोलनरत हैं। जब तक प्रदेश सरकार आशा बहुओं की मांग नहीं मान लेती, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आपका क्या नाम है और किस पद? जी, मैं श्रीमती सीमा सिंह, आशा बहु कल्याण समिति प्रदेश अध्यक्ष। और अपने मोबाइल में मैडम जी बताइए कि आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपकी कुछ मांगों को मानी ही है और आपका मानदेय बढ़ाया फिर भी आप क्यों धरना? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सराहनीय का काम किए हैं आशा बहुओं के लिए और आशा संगठनों के लिए। कम से कम आज जो 3 दिन पहले उन्होंने प्रस्ताव रखा कि आशा और आशा संगठन के मानदेय में बढ़ोतरी हो रही है, उनको स्मार्टफोन दे करके उनके श्रम को थोड़ा सा कम किया जा रहा है। ठीक है, स्मार्टफोन देना उनका ठीक है, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो है कि हम लोग एक सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता मान्यता प्राप्त है। माननीय मुख्यमंत्री जी या इस सरकार ने चुनाव के पहले घोषणा किया था कि जब मेरी सरकार बनेगी तो हम आशा और आशा संगिनी को परमानेंट करेंगे और कर्मचारी का दर्जा देंगे। हम उनको जगाना चाहते हैं और हमारी एक ही मांग है कि आशा बहुओं को जो भी प्रोत्साहन राशि मिलती है उसे हटा करके एक निश्चित वेतन दे, जिससे उसके परिवार का भरण पोषण हो सके। दूसरी चीज़ ये है कि आशा और आशा संगिनी पढ़ी लिखी है, योग्यता के आधार पे 35% एनम में वरीयता दें। तीसरी मांग है कि आशा और आशा संगिनी के लिए एक हेल्पलाइन नंबर उनको उपलब्ध कराया जाए, जिससे उनकी 24 घंटे में कोई शिकायत है, कोई समस्या है, कोई घटना दुर्घटना हो रही है तो उसका निवारण हो और कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। आपका धरना कब तक चलेगा? हमारा धरना बस चलेगा, हम अड़े हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता के लिए। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी वार्ता स्वीकार कर लेंगे, शासन प्रशासन इतना हमारे माननीय मुख्यमंत्री के पास भेजे कि हमारी वार्ता अगर वो स्वीकार कर लिए, उसी दिन हम अपना हड़ताल वापस ले लेंगे। नहीं स्वीकारते हैं तो नहीं स्वीकारते हैं तो इस तरीके से चलता है, संघर्ष जारी रहेगा। क्योंकि सरकार
सबके लिए अच्छा काम कर रही है, हमारी आशा बहनों के लिए और आशा संगिनियों के लिए एक अच्छा काम कर दे कि जैसे वो 1000 की आबादी में पूर्ण रूप से कोविड-19 में सर्वे कर रही है और कोविड-19 में एक योद्धा का काम किया है और संस्थागत प्रसव कराया। उसके बाद जो है मातृ मृत्यु दर में कमी लाई और पोलियो से मुक्त पूरा भारत करा दिया। इसी तरीके से हम वादा करते हैं कोरोना से मुक्त करवा देंगे पूरे भारत को। बताइए कि आपका धरना क्या जीसी जिले में चल रहा है या फिर पूरे प्रदेश में? नहीं, हमारा धरना पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा था, लेकिन अब पूरा ऑल इंडिया चल रहा है। हड़ताल हम लोग पूर्ण रूप से कार्रवाई बहिष्कार करके बैठे हैं। महज हफ्ते भर है आचार संहिता लगने को, तो हफ्ते भर ऐसे है, में आप लोग क्या करेंगे फिर? आचार संहिता लगने हफ्ते भर ही है। आचार संहिता लागू हो जाएगी तो हम लोग हड़ताल घर बैठ के करेंगे। काम नहीं करेंगे जब तक। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।